मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, लोकसभा चुनाव जो आगे बढ़ रहा है त्यों कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के असली स्वरूप के छिलके भी उतरते जा रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व न्याय पत्र नाम देने वाले लोगों ने आज ही जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, कल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में ये बोलते हैं कि धारा 370 हटने से यहां कौन सा फर्क पड़ता है, ये क्यों बोलते हैं। अर्थात राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कितना अन्याय किया जा सकता है वो इससे साफ हो जाता है। इस बयान को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लेती है और इसका एक निष्कर्ष तो बहुत साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से राष्ट्रीय दल होने का स्टेटस या अधिकार लगभग खो चुकी है, वो अब नैतिक दृष्टि से भी राजनीतिक दल होने का अधिकार उसने खो दिया। यदि कोई पार्टी ये कहे कि कश्मीर के इंटीग्रेशन से किसी दूसरे राज्य में क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत साफ हो गया राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जो हम लोगों को सबको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं है। और अब यह पार्टी अपने को यह कह सकती है दिस इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द रीजनल फोर्सेस, यानी क्षेत्रीय ताकतों का एक समूह जो राष्ट्रीय दल होने का दावा अपने आप खारिज हो जाता है। दूसरा, यह अंतर दिखाता है हमारी सोच और उनकी सोच में। हम वो दल हैं, हमारे संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती के सपूत और कश्मीर में जाकर भारत की एकता और अखंडता के लिए प्राण देते हैं। और हम नारा देते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो संकल्प था, जो शपथ थी, उसे पूरा करने के लिए गुजरात की धरती से उठे हुए वहां के सबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उस शपथ को पूरी करते हैं। ये है नेशनल इंटीग्रेशन कि एक पूरब से शुरू हुआ नेतृत्व संकल्प लेता है, प्राण देता है और देश के पश्चिमी छोर से खड़ा हुआ नेतृत्व उस संकल्प को पूरा करता है। और आप सबको याद होगा कि जिस समय धारा 370 पारित की जा रही थी, उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला था। उन्होंने, क्योंकि हमारा पूरा नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, तो अमित शाह जी ने क्या बोला था कि क्या उस वाले को भूल जाएंगे पीओके के, अरे जान लड़ा देंगे उसके लिए। ये है हमारी सोच। और उनकी सोच जानते हैं क्या है? उनकी सोच ये है कि सिर्फ 370 अलग ही नहीं है, तो नंबर भी भूल जाते हैं। मुंह से 371 निकल जाता है। मुझे लगता है शायद अब उन्हें 370 से डर लगने लगा होगा। जयराम रमेश जी कहते हैं दिस इज स्लिप ऑफ टंग। नहीं, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 370 तो प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि भाजपा की 370 आने वाली है, इसलिए अब 370 से डर लगने लगा होगा। तो उस संख्या से शायद घबरा कर उनके मुंह से 371 निकला हो, या फिर यह इनके चरित्र को दर्शाता है कि 370 के प्रति इनके मन में क्या भाव बैठा है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यदि कश्मीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी दूसरे राज्य में, भारत को तो इतना पृथक पृथक करके देखना है। और दूसरी तरफ मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, हमास के समर्थन में प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, उसमें फिलिस्तीन के पक्ष में भारत सरकार अपना विषय दे चुकी है, उसके बाद आप प्रस्ताव पारित करते हैं। क्यों जी? मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। उसके बाद प्रियंका गांधी जी उस पर ट्वीट करती हैं, सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती हैं, हमास के समर्थन में रैली होती है केरल में।
बुरहानपुर में हमास के समर्थन में नारे लगते हैं। बहुत साफ है रणनीति। भारत को तो क्षेत्र, जाति, भाषा, राज्य में तोड़ के रखना है और किन्हीं दूसरी शक्तियों को देश के पार हमास तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि अगर उनका दिल इतना धड़कता है कि वो हमास के पक्ष में बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि धारा 370 से उनका कोई लेना देना नहीं है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांग्रेस के असली चरित्र को दिखा देता है। और दूसरा, वैसे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो बोल चुके हैं कि यदि कभी वो दोबारा सत्ता में आए, जिसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि देश की जनता ने इतना प्रतिज्ञा कर ली है कि जो कहावत होती ना, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेंगी, फिर भी उनका यह कहना है कि वो 370 समाप्त करेंगे, 370 को वापस रीइंस्टेट करेंगे। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी से सीधा सवाल है कि वो साफ साफ जवाब दें कि क्या वो राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्या उनकी ही सरकार के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास है कि पीओके और इंटायर कश्मीर भारत का है, वो उसके साथ नहीं हो गए, आज वो उससे अलग हो गए हैं और हमास तक वो अपने को जोड़कर रखे हुए हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई तक जोड़ के रखे हुए हैं, मगर किसी दूसरी लड़ाई से नहीं जोड़ते हैं। रशिया यूक्रेन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है कांग्रेस का। अगर वो कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विषय था, हमने प्रस्ताव पारित किया। ताइवान चाइना के कॉन्फ्लिक्ट पर कोई प्रस्ताव नहीं है, मगर सिर्फ वहीं पर है। इसलिए यह कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। और यह चरित्र जानते कहां से आता है? यह कश्मीर की बात आती केरल से है, क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग कांग्रेस की प्रमुख गठबंधन पार्टी है। वायनाड में सबसे बड़ा समर्थक दल मुस्लिम लीग है और कांग्रेस इस कदर समझौते पे है कि राहुल गांधी जी के नामांकन के समय कांग्रेस के झंडे नहीं लगाए गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग के भी झंडे लगाने पड़ेंगे, तो मुस्लिम लीग के लिए अपना झंडा भी हटाने का प्रयास किया। उस कारण से यह उनके ऊपर यह प्रभाव है। इसलिए मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। पृथकतावादी सोच, हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना चाहती है, वो धारा से अलग करके रखना चाहते हैं। और जो उन्होंने अपने यहां कहा है उसके लिए मैं पूछना चाहता हूं, वो साफ साफ बताएं। यदि उन्होंने कहा है कि स्पेशल लॉ बने रहने चाहिए, तो क्या वो 3 तलाक को समाप्त करने वाले हैं? हमने जो 3 तलाक को समाप्त किया उसे वो पुनर्स्थापित करने वाले हैं? ये साफ साफ उन्हें जवाब देना चाहिए। और मैं दर्शकों के लिए और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, करोड़ों लोग जो ये बात को सुन रहे हो और हमारे कांग्रेस के मित्र विशेष ध्यान दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। और यह बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज कांग्रेस का जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है, यह वही मुस्लिम लीग है जो आजादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी। चूंकि इस मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से ठीक पहले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। और उन्होंने आजादी के बाद मार्च 1948 में सिर्फ नाम बदला और काम नहीं बदला, यह भी मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। यही मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर और मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने और संविधान सभा में इन्होंने यही मांग की कि अलग मुस्लिमों को स्थान मिलना चाहिए, उनके लिए अलग पहचान होनी चाहिए, उनके लिए अलग नियम होना चाहिए, उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 निकाल के देख लें, जब मुस्लिम लीग के एक सदस्य ने कहा कि हमारे लिए अलग स्थान, हमारी अलग पहचान और हमारे अलग चुनाव चिन्ह होने चाहिए, सरदार पटेल ने किस ढंग से उनको झिड़की लगाई है। सरदार पटेल का संविधान सभा का यह बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो देश का विभाजन होना था हो गया। यद्यपि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी, जिन्ना की मुस्लिम लीग। उन्होंने कहा
ऐसा नहीं, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। सरदार पटेल जी का बयान है संविधान सभा में। मगर अब जो होना था हो गया। अब आप बड़े भाई छोटे भाई की बातें मत करिए। अब विश्वास दिलाइए देश को कि आप देश के साथ रहना चाहते हैं। अपनी अलग स्थान, अलग चुनाव क्षेत्र और अलग बातें करना बंद करिए। राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल सही थे या राहुल गांधी सही है? कांग्रेस का घोषणा पत्र सही है या सरदार पटेल सही थे? इसलिए वास्तविकता यह है कि वो दोनों ही सही थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री एकदम सही हैं। जो भाव मुस्लिम लीग का था वो भाव आज कांग्रेस का है, जो भाव सरदार पटेल का था वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट अंत में कहना चाहते हैं कि हम भारत को विकास की नई ऊंचाई, हर गरीब और वंचित तक विकास की किरण, देश की सुदृढ़ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, देश का सांस्कृतिक गौरव और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। और जिसकी क्षमता हमने इस रूप में दिखाई है, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पे समाप्त करता हूं। इससे पहले कश्मीर का विषय जब भी आता था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, तो ले दे के एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग सारी दुनिया हमारे विरुद्ध होती थी। आज धारा 370 का विषय आया, सारे लोग ने, हमारे साथियों ने, बगल के मुल्क ने जमीन आसमान एक कर लिए। एक रत्ती का कोई प्रस्ताव कहीं नहीं आया। आज कश्मीर का विषय आता है तो केवल ले दे के एक मुल्क पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा होता है, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। तो देश के अंदर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारत की श्रेष्ठता, भारत के विकास और स्वाभिमान को इस रूप में स्थापित किया है। तो मुझे विश्वास है कि देश की जनता ये देख रही है कौन किस तरीके के भारत के साथ है और चुनावों में उसका माकूल जवाब देगी। और मानो सारा देश मोदी जी की तरफ देखकर यह कह रहा है कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सामूहिक उपवास पर हैं। वो अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, वो सभी प्रकार के कार्य करने में स्वतंत्र हैं, पर बेहतर ये होता कि सामूहिक उपवास की बजाय वो ये कहते कि शराब छोड़ने के लिए हम अभियान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता। शायद उसमें उनके पापों के प्रायश्चित की संभावना अधिक होती। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत गंभीर है। यदि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगातार हमले हो रहे हैं बंगाल में, अभी एनआईए पे हुआ, हमारी 2 सांसदों के ऊपर हमला हुआ है, 2 महिला सांसदों पर भी हमला हुआ है। इससे साफ हो जाता है कि लोकतंत्र कहां खतरे में है। संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संविधान को ध्वस्त करने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्योंकि बंगाल वो राज्य है जहां की मुख्यमंत्री ने एलानिया यह कहा था कि प्रधानमंत्री का फोन आया और मैंने बात नहीं की। यह संविधान के अनुरूप है, यह संविधान ध्वस्त करने का विषय। जब हमारी एजेंसियां वहां जांच करने के लिए गई, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के पक्ष में धरना दिया, यह संविधान तोड़ने का विषय। ईडी की टीम के ऊपर हमला, यह संविधान तोड़ने का विषय। एनआईए के ऊपर हमला, यह संविधान तोड़ने का विषय। हमारे यदि सांसद और एनआईए यह सुरक्षित नहीं है तो संविधान की सुरक्षा की क्या बात करते हैं। और मैं इस संदर्भ में याद दिला देना चाहता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे वर्तमान गृह मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के काफिले पर कितना भयानक हमला हुआ था। आप सबको याद हो, उन्होंने प्रेस में कहा था कि यदि उनके पास उस समय यह सीआरपीएफ का जेड सिक्योरिटी का कवर नहीं होता तो शायद उनके लिए वहां से जीवित निकलना मुश्किल होता। तो बहुत साफ है, इस घटना के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में संविधान के बचाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और यह इंडी गठबंधन है जिसके कि जिन जिन राज्यों में इनका शासन है उन इन राज्यों में यह संविधान को ध्वस्त कर रहे हैं। और जो कुछ हमारी महिला सांसदों के साथ हुआ है और एनआईए के साथ हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं सोनिया जी और राहुल जी चुप क्यों हैं, खड़गे जी चुप क्यों हैं?
सोनिया जी और राहुल जी को जवाब देना चाहिए कि यदि केंद्र की टीमों के ऊपर राज्यों में अटैक होगा तो यह संविधान बचाने के अनुरूप है या संविधान को ध्वस्त करने के। अच्छा अच्छा, रुक जाइए मोहित, रुक जाइए, बहुत बड़ा विषय है। Sudhanshu sir, we talked about appeasement of the India bloc, your attack comments on that, and now we see that how today Akhilesh Yadav will be visiting the village of Mukhtar Ansari, and it's just one up to the elections. How do you see his visit, sir? I have not attacked. I have just put forth certain facts which anybody can verify. Today, everybody is having internet in their phone. Within few minutes, they can verify the facts which I have given. So this is clear. We, under the leadership of Modi ji, is categorically going ahead with crystal clear facts. And they are trying to hoodwink the people with totally false narrative. And on the issue of Akhilesh Yadav ji, अरे उसमें कौन सी ऐसी बात है? उनका तो पुराना नाता रहा है, पुराना दिली नाता रहा है, और इसमें तो दोनों साथ साथ हैं। अगर अखिलेश यादव जी उनके घर जाते हैं तो सुनिए, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, जो मूलतः उत्तर प्रदेश से हैं, वो तो उनकी शान में कविता पढ़ चुके हैं कि गूंज उठी चिंगारी है, बच्चा बच्चा मुख्तार अंसारी है। तो ये दोनों सपा और कांग्रेस आई, मौसेरे भाई मिलकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो कत्ल किए थे, उन लोगों के साथ हो रहा है। कोई बात नहीं, देखिए उनका पूरा अधिकार है, वो जो करना चाहे करें। उसी के साथ देश की और प्रदेश की जनता का भी अधिकार है कि वो जो समझना चाहे समझे, और मुझे पूर्ण विश्वास है वो समझकर विवेकपूर्ण प्रत्युत्तर इसका चुनाव में देंगे। अमित टीवी। सर, आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि 17 तारीख को रामनवमी है और बंगाल के लोगों को आगाह किया है कि आप लोग सावधान रहिए, दंगा भड़काने की कोशिश हो सकती है, हम राम का असम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं। परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है, जबकि ये सीधे सीधे हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति जो अवमानना की राजनीति इंडी गठबंधन करता है, यह उसका प्रतीक है। इससे पहले भी वो ऐसी बातें बोल चुकी हैं, जब उन्होंने कहा था कि रोजे में मुस्लिम गलत नहीं करते हैं, रामनवमी में दंगे जो हुए वो हिंदुओं की वजह से हुए थे। आपको याद हुए बयान? तो ऐसे ममता बनर्जी जी को मैं बता देना चाहता हूं, शायद उन्हें बंगाल का इतिहास नहीं पता है। 16 अगस्त 1946 को, जिस दिन जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया था, उस समय रोजे चल रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह ममता जी का बयान सांप्रदायिक भावना से प्रेरित, दंगे के लिए उकसाने वाला और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व की अक्षमता को प्रकट करने वाला है। देखिए, इस विषय के ऊपर हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हैं, और जो आप इस प्रकार की बातें करते हैं, इस विषय के ऊपर जो उपयुक्त एजेंसीज हैं अथवा उपयुक्त विभाग वो उत्तर दे सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से सुदृढ़ है, और वो जमाने चले गए जब इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। निशान। सर, पंजाब के तरन तारण में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई। अब बहुत दुखद बात है कि बंगाल के संदेश खाली से लेके और पंजाब के तरन तारण तक इतनी दुखद घटनाएं होने के बावजूद न ममता जी कुछ बोलती हैं, न सोनिया जी कुछ बोलती हैं, न प्रियंका जी कुछ बोलती हैं, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, न सुनीता जी कुछ बोलती हैं।
मतलब सुनीता केजरीवाल जी, क्योंकि अब आजकल वो रैली में आकर बोल रही है, इसलिए मेरी अपेक्षा है कि वो भी नहीं बोल रही है। ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति सम्मान और अपराध को सियासी नफे नुकसान के तराजू पर तौला जाता है पहले, उसके बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। और संदेश खाली में जो हुआ वो वोट बैंक के तराजू पे तौला जाता है, कौन सा वोट बैंक भारी वाला है, तब प्रतिक्रिया दी जाती है। तो जो पंजाब में हुआ है बहुत दुखद, और ज्यादा दुखद इसलिए है कि वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली की घटनाओं पर आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने राज्य की घटना पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यह पंजाब सरकार की असंवेदनशीलता का प्रमाण है। और एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि यदि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य की घटना पर जाकर ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसका अर्थ यह हो गया कि वो अपने संवैधानिक दायित्वों का भी समुचित निर्वहन नहीं कर रहा है। और यह भी आप बात समझ लीजिए, अपराधियों को कैसा शहंशाही संरक्षण प्राप्त होता है कि ममता जी के दौरे हुकूमत में, ममता जी के निजाम में एनआईए सुरक्षित नहीं है, हमारी सांसद सुरक्षित नहीं है, हमारी महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, शाहजहां सुरक्षित है, शाहजहां और शेख सुरक्षित है। और सुरक्षित ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जलवाए जलाल से जलवा अफरोज है और ईडी और एनआईए के ऊपर पत्थर है। यह है आज के बंगाल की हकीकत। धन्यवाद।